नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। भारत पाकिस्तान एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बातचीत के आसार अब खत्म होते दिख रहे हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान से दो टूक कह दिया है कि अगर सिर्फ आतंकवाद पर बात करनी है तभी सरताज अजीज भारत आए, और यह भी कह दिया है कि भारत पाकिस्तान बातचीत के बीच तीसरा कोई पक्ष मंजूर नहीं है, यानी हुर्रियत नेताओं से मुलाकात भी नामुमकिन है। अब पाकिस्तान को ये शर्तें मंजूर होंगी तभी वो बातचीत के लिए आए। उधर पाकिस्तान कह चुका है कि ऊफा में तो सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए सहमति बनी थी, और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर है। पाकिस्तान ने भारत पर बातचीत से भागने का आरोप लगाया तो भारत ने नवाज शरीफ पर सेना के दबाव में बातचीत बेपटरी करने के हथकंडे अपनाने के सबूत गिनाए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं? क्या ऊफा में हुआ मोदी और शरीफ का समझौता फेल हो गया है? और क्या पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने में जल्दबाजी की गई, जमीन तैयार नहीं की गई? इन सवालों के जवाब खंगालेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले देखिए कि पाकिस्तान में सरताज अजीज और भारत में हमारी जमीन पर हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच किस तरह से तू मैं हुई। देखिए। ऊफा की स्पिरिट का सम्मान करते हुए आप बातचीत का दायरा आतंकवाद से आगे मत ले जाइए, और आप आना चाहते हैं तो ये दोनों बातें मैं आपसे कहती हूं। आप तीसरे को पक्षकार मत बनाइए। भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होनी चाहिए, और आतंकवाद से आगे दायरा मत बढ़ाइए। आपका स्वागत है, आप आइए, और इन दोनों चीजों की परिधि को सामने रखते हुए आप आइए। हमारा तो क्लियर था कि ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज कह दिया तो कश्मीर शामिल है। अब इंडिया उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि इंक्लूडिंग JNK नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि कोई पॉलिसी में तब्दीली है। तो इंडिया कोशिश कर रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की और उसको मिस इंटरप्रेट करने की। के स्टेटमेंट से ही आपको पढ़ के बताती हूँ, क्योंकि ये बात मौखिक नहीं हुई थी। क्या तय हुआ? A meeting in New Delhi between the two NSAs to discuss all issues connected to terrorism. Full stop. Early meetings of DG BSF and DG Pakistan Rangers followed by that of DG MOs. लेकिन जो हमारा एजेंडा था वो ये नहीं था कि इस मीटिंग में कश्मीर पे सब्सटेंशियल नेगोशिएशन, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। हमने कहा था मॉडलिटीज, क्योंकि इट्स एन इम्पोर्टेंट इशू फॉर डिस्कसिंग ऑल आउटस्टैंडिंग इशूज। हम ये अगर गए तो ये तो पूछेंगे उनसे, क्योंकि या तो आप ऊफा का वो जो मेजर सेंटेंस जिसको मैंने कहा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, उसको इग्नोर कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन फॉर अस दैट इज द की, बिकॉज ड्यूरेबल पीस वहीं से आती है। इस बातचीत को ही खत्म कर दो, इस बातचीत में ही मत आओ, उसके दायरे को बड़ा कर दो, फिर हुर्रियत को स्टेक होल्डर मानो। मित्रों को शिमला समझौते की स्पिरिट भी है, दोनों देश हस्ताक्षरी है उस पर, जिसमें हमने ये कहा है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता होगी, मैं वार्ता शब्द इस्तेमाल करूं, वार्ता होगी तो केवल भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच में होगी, ना कोई तीसरी पार्टी, ना कोई तीसरा व्यक्ति उसमें मध्यस्थता करेगा, ना भागीदार होगा। 3-point agenda proposed by Pakistan was fully in line with the UFA statement. The first point called for discussion on all issues related to terrorism. The second point calls for reviewing progress on actual decisions made in UFA. The third point was intended to explore the modalities for discussion on all outstanding issues, including Kashmir, Sir Creek and Siachen. यहाँ तक आज सरताज साहब कह रहे थे कि भारत भागना चाहता आउटस्टैंडिंग इश्यू से। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भारत बिल्कुल भागना नहीं चाहता। तीनों मीटिंग्स ना हो, इसकी बुनियाद उन्होंने रख दी। 14 अगस्त को हमें जवाब देके 22 दिन तक तो NSA लेवल टॉक्स का ही जवाब नहीं दिया। 14 अगस्त को जवाब दिया, और DGMOs की मीटिंग का अभी तक हमें कोई तारीख उन्होंने नहीं दी। In fact, it was India which introduced a new condition through its quote-unquote advice that Pakistan could not meet Hurriyat leaders, thus assuming the right to determine the guest list for the High Commissioner's reception.
और बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान, सत्ताधारी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के अजय कुमार, स्टूडियो में मेरे साथ जाने माने डिप्लोमेट शिवशंकर मुखर्जी और लाहौर से, पाकिस्तान के लाहौर से वहां के वरिष्ठ पत्रकार मेहर तरार। और मेहर, पहला सवाल आपसे ही, आपके सूत्र वहां पर क्या बता रहे हैं? यहां पर तो डेडलाइन अब तय कर दी गई है, 5 घंटे का भी वक्त नहीं बचा है। सरताज अजीज आएंगे, नहीं आएंगे? प्रॉब्लम ये है कि ना उन्होंने कोई ऐसी बात की है जो कि अनरीजनेबल है और ना मिस्टर स्वराज ने कोई ऐसी बात की है जो कि पहले किसी को पता नहीं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि दोनों गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, फॉरेन पॉलिसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ज़्यादा कंफ्यूजन, आई मीन उनके बातों में तो कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन मीडिया की वजह से इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन क्यों मच रही है? तो आई थिंक दे शुड स्टिक टू द एजेंडा जो उन्होंने डिस्कस किया था वहाँ पे ऊफा में। एंड हैविंग सेड, नहीं, ऊफा में जो आप एजेंडे की बात कर रही हैं मेहर, ऊफा का ये जॉइंट स्टेटमेंट मेरे पास है 10 जुलाई 2015 का। उसमें जिस लाइन को पाकिस्तानी निजाम, वहां की स्टैब्लिशमेंट, फॉरेन मिनिस्ट्री पकड़े बैठी है, वो लाइन भी मैं पढ़ देता हूं। ये दूसरा पैरा ही है। दे अग्रीड दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर पीस एंड प्रमोट डेवलपमेंट। टू डू सो दे आर प्रिपेयर्ड टू डिस्कस ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज। फिर आगे लिखते हैं, दे ऑल्सो अग्रीड ऑन द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन बाय द टू साइड्स। 1, a meeting in New Delhi between the two NSAs to discuss all issues connected to terrorism। ये तो बड़ा सीधा लिखा हुआ है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजी भी नहीं है कि इसमें तर्जुमा करने में गलती हो जाए। आतंकवाद पर बात होनी थी दिल्ली में। कुछ कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। ये नेट पिकिंग, चेरी पिकिंग जो कहते हैं मुखर्जी साहब, ये दोनों तरफ से वो हो रही है, या मैं ऊफा की स्टेटमेंट पर जाऊं, अब मैं स्पिरिट पे जाऊं या रिटन वर्ड पर जाऊं? लड़ाई ये हो रही है ना। बिल्कुल। तो मैं किस पर जाऊं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो स्पिरिट होता है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। इसलिए निट पिकिंग शुरू हो जाती है लेटर पे। Because the negative, it is a negative spirit. पाकिस्तान, nobody expect, ये कोई ना पाकिस्तान की तरफ जो हमेशा डायलॉग को इस्तेमाल करती है फॉर प्रोपेगेंडा, फॉर इंटरनेशनलाइजिंग द इशू, वो उद्देश्य है। ये नहीं कि शांति की तरफ कोई कदम बढ़े। और इसलिए अब लेटर पे अगर आए तो लेट मी एक्सप्लेन। ये बहुत ही साफ था सरताज अजीज जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ही वाज थोड़ा स्क्वर्म कर रहे थे जब उन्होंने पढ़ा ये लाइन, दिस इज द प्रियम्बल। हमेशा एक प्रियम्बल है, एक स्टेटमेंट में प्रियम्बल होता है जो मदरहुड की तरह होता है कि हम दो बड़े अच्छे देश, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम ये साथ करेंगे। क्या करेंगे? देन द स्पेसिफिक्स कम। स्पेसिफिक्स में ये है, एनएसएज का मीटिंग होगा सिर्फ टेररिज्म डिस्कस करने के लिए, आउटस्टैंडिंग इश्यूज की। और ये भारत के इतिहास में दर्शकों को भी ये शायद बताने होंगे। सर, दर्शकों को ये भी समझाने की जरूरत है कि ये एनएसए की जो बातचीत है, ये स्ट्रक्चर्ड डायलॉग एनएसए के बीच में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। जी हाँ, लेकिन दोनों मुल्कों ने ऐसे, ये नहीं होता था। जो स्ट्रक्चर है उसका एक, उन्होंने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में सुषमा जी ने बोला था, बहुत लोगों ने शायद गौर नहीं किया होगा क्योंकि वो प्रिलिमिनरी रिमार्क्स थे। ये जो है प्योर टेररिज्म के ऊपर, स्पेसिफिक टेररिज्म के ऊपर जो टॉक्स हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत ने फोर्स किया है पाकिस्तान को करने के लिए। क्यूबा के नॉन अलाइंस समिट के बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने और पाकिस्तान के सरकार ने अगेन प्राइम मिनिस्टरियल लेवल पे एग्री किया था कि एक जॉइंट एंटी टेरर मैकेनिज्म करेंगे दोनों देश, और उस पे मीटिंग्स करेंगे कि टेररिज्म से कैसे फाइट करना। उसके 4 मीटिंग्स भी हुए थे। द लास्ट 2 मीटिंग्स वर एट द लेवल ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी। उसके बाद हुआ मुंबई 26/11 और वो बंद हो गया। तो पाकिस्तान ये नहीं कह सकती कि ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज ही हमेशा डिस्कस होते हैं। वो टेररिज्म के बारे में बात कर चुके हैं। बाल की खाल निकाल रहे हैं वो। बाल की खाल निकाल रहे हैं क्योंकि और चारा नहीं रह गया था। पर बिकॉज दे वांट, उनको चाहिए कि टॉक्स रद्द हो या सबोटाज हो, लेकिन
जिम्मेदारी इंडिया को सौंपा जाए। और ये पिंग पोंग डिप्लोमेसी अभी चल रही है। हम चाहते हैं कि अगर खारिज हो जाए ये टॉक्स, पाकिस्तान का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें जो है वो साफ नजर आए। ये पिंग पोंग डिप्लोमेसी जो चल रही है ना सुधांशु, और बाल की खाल जो निकाली जा रही है, दरअसल इस खेल में, पाकिस्तान के खेल में तो नहीं हम फंस गए। और ये सवाल मैं सुधांशु इसलिए पूछ रहा हूं, शायद आप अप्रिशिएट भी करेंगे इस बात को, कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है, और बात आतंकवाद पर होनी थी, वो कश्मीर भी चाहे कर लेते। फर्ज करो, मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूं, कर लो कश्मीर, पर भाई उधमपुर बताओ, गुरदासपुर बताओ, आतंकी नवेद जिंदा सबूत है हमारे पास। अभी जो अखबारों में अब आ गया है, मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, 22 साल बाद दाऊद इब्राहिम की तस्वीर, पाकिस्तान की पोल और खुली है, कराची में वो रह रहा है, उसकी बीवी से फोन पर बाकायदा बातचीत हुई है, खुफिया एजेंसियों ने वो पासपोर्ट डिटेल्स तक निकाल ली हैं, उसकी बेटियां, उसके बेटे, उसके रिश्तेदार, मुंबई बम धमाकों के आरोपी किस तरह से कराची से दुबई लगातार जाते रहते हैं, वो बात भी अब सार्वजनिक हो गई है। सब कुछ तो हमारे फेवर में था। हमें क्या कलई खोलने का पाकिस्तान की इससे बेहतर मौका मिल सकता था? बिल्कुल संदीप जी, आपने सही कहा। देखिए, जो हालात थे, जैसा कि अभी मुखर्जी साहब ने भी स्पष्ट किया, 2008 के बाद ये पहला मौका आया है। बल्कि मैं यूं कहूंगा 2008 से पहले उतने स्पेसिफिक टॉपिक पे बात नहीं होती थी, क्योंकि 26/11 की घटना के बाद टेररिज्म और मुंबई अटैक से रिलेटेड सूचनाओं का आदान प्रदान एक ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए बन गया। जबकि इस बात के लिए पाकिस्तान तैयार हुआ, कोई हमारे 2008 के बाद माने, मैं कहूंगा टोटलिटी में, जब केवल टेररिज्म पे बात होगी। अब समस्या ये थी कि ये बात वो रिटर्न में कबूल कर चुके थे, और वो भी प्रधानमंत्री के स्तर से। अब उनको कोई ना कोई एक रास्ता ढूंढना था बाहर निकलने का। अब जो लोग ये कहते हैं कि साहब हमने उनको बातों का और चीजों का मौका देना चाहिए था, ठीक है, प्रियम्बल में जनरल इश्यूज जनरल लेवल पे डिस्कस होते हैं, मगर हर चीज का एक लेवल होता है। जैसे एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो इंटाइटल्ड है केवल सिक्योरिटी के विषय पर बात करने के लिए। जम्मू कश्मीर क्या है, पॉलिटिकल इश्यू है, आप जम्मू कश्मीर पे डिस्कस करिए। जब पॉलिटिकल लेवल आएगा, फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर या इससे ऊपर के लेवल पे आके आप डिस्कस करिए। तो हमने वार्ता के विषय ही निर्धारित नहीं किए थे, वार्ता के स्तर भी निर्धारित किए। पर 10 जुलाई के बाद सुधांशु, सवाल इसमें यह उठता है, नहीं ये बातें ठीक है, ये तो मैंने पढ़ दी, उफा की मैंने स्टेटमेंट भी पढ़ दी, उसका ऑपरेटिव पार्ट क्या है, उसका प्रियम्बल क्या है, ये भी बात तय है। इसमें तो बाल की खाल निकाल रहा है पाकिस्तान, मानते हुए ये। मेरा सवाल ये कि 10 जुलाई और कल 23 अगस्त हो जाएगी, आज 22 अगस्त है, आज ये अल्टीमेटम दे देना 5-6 घंटे का, 7 घंटे का, इसके बीच जमीन क्यों नहीं तैयार की? बैक चैनल एफर्ट्स भी होते हैं ना। सत्येंद्र रामा सालों से यही काम कर रहे थे, आजकल मुझे लगता है कि वो नहीं है उतने सक्रिय, जो मेरी जानकारी है। क्या जमीन तैयार की गई? ये बातें ऐसे थोड़ा होती हैं कि 10 जुलाई को आपने तय कर लिया, फिर 22 तारीख को, 22 अगस्त को आप आएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं देखो उफा में तो ये हुआ था तय, अब या तो वैसे कर लो वरना मत आओ। देखिए संदीप जी, आपने सही बात कही। हाँ, पाकिस्तान की हालत क्या है और हमारी सरकार की स्थिति क्या, दोनों बातें मैं स्पष्ट करता हूं। पाकिस्तान की तो सिचुएशन स्पष्ट है, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, देन सिचुएशन बिकम्स ऑकवर्ड फॉर देम। हमारी सरकार की स्थिति क्या है? देखिए, हमने एक कड़ा स्टैंड लिया। डिप्लोमेसी में सिचुएशन चेंज होते होते टाइम लगता है। हमने पिछले अगस्त में भी कहा हुर्रियत से वार्ता नहीं, अगस्त 2014, अगस्त 2015 में हमारा आप हुर्रियत को खामखा बहुत बड़ा कर रहे हैं। माफी से फिर टोक रहा हूँ सुधांशु, मैं माफी से आपको टोक रही हूँ। हुर्रियत क्या चिड़िया है? कौन सी चिड़िया का नाम है हुर्रियत? ये कहेंगे नहीं सुधांशु, ये चिड़िया कौन सी है ये हुर्रियत नाम की? चुनाव ये लड़ते नहीं, जमानत इनकी जब्त हो जाएगी, सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। एके दुल्लत ने क्लियर कर दिया है, रहमो करम पर पैसे लेकर ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, भारत सरकार से पैसे लेते हैं, इनको आपने इतना बड़ा बना दिया। कौन है ये? कौन सी चिड़िया है हुर्रियत? इनको इग्नोर क्यों नहीं करते आप? अरे संदीप जी, मुझे इस बात पे पूरी तरह आपत्ति है। हाँ। भाई, अगर हमने रोका तो वो बड़ी चिड़िया बने, या पिछली सरकार के दौरे हुकूमत में मनमोहन सिंह जी की तरफ से विदेश मंत्रालय को स्पष्ट निर्देश गया था कि हिना रब्बानी खान के साथ हुर्रियत के नेताओं की अच्छी तरीके से मुलाकात कराई जाए। हाँ। अरे वो चिड़िया को बाज तो आपने बनाया था भाई। हाँ। आज तो हमने उसके पर कतरने की कोशिश की है। हाँ। और अब आप आगे ये कहेंगे कि इसमें कोई स्ट्रेटजी है क्या, कोई सफलता की संभावना है क्या? मैं कहूंगा हाँ,
याद करिए 2001 में आगरा समिट किस बात पे टूटी थी कि जनरल मुशर्रफ कह रहे थे कश्मीर पर डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने कहा नहीं, जो तय हुआ है कश्मीर पे नहीं, पहले अन्य मुद्दों पे बात होगी। टूट गया। आखिर में क्या हुआ? 2004 जनवरी में लाहौर डिक्लेरेशन में उन्हीं जनरल मुशर्रफ ने बोला कि कश्मीर को छोड़कर अन्य विषयों पर भारत से बात हो सकती है। तो 3 साल में हम वहां तक ले गए। इसलिए हमने एक पॉस्चरिंग शुरू की है एंड वी आर क्वाइट होपफुल कि अंततः हम पाकिस्तान को इस विषय पर एक निश्चित मुकाम तक कूटनीतिक दृष्टि से ले जाने में सफल हो। मेहर तरार, आपसे मेरा संपर्क बीच में थोड़ा टूट गया था। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। मेरा मेहर आपसे बिल्कुल सीधा सवाल है। हमने प्रियम्बल भी पढ़ दिया ऊफा स्टेटमेंट का, जॉइंट स्टेटमेंट का, ऑपरेटिव पार्ट भी। भाई बातचीत तो सब चीजों पे होनी है मेहर, लेकिन एनएसएस की बातचीत, जो पहला स्ट्रक्चर्ड डायलॉग दोनों देशों के एनएसएस के बीच में उनके इतिहास में हो रहा है पहली बार, वो आतंकवाद को लेकर था। उसमें हुर्रियत को ले आना या कश्मीर का पेंच ला ले, कश्मीर पे तो बात होगी ना, उसके बिना आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगी। पर 1 साल बाद पटरी पर जो बात आ रही थी, जो आगे बढ़ती दिख रही थी, ये पाकिस्तान की जिद मानेंगे क्या, या भारत की तरफ से जमीन तैयार नहीं हुई? एक पत्रकार के नाते आप किस तरह से इसे एनालाइज करेंगी? मैं इसे तूतू मैं नहीं बनाना चाहता हूं, जो अमूमन हो जाता है कि पाकिस्तान का गेस्ट है तो तूतू मैं होने लगे। नहीं, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं कॉलमिस्ट हूं, और एक पाकिस्तानी के तौर पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ऊफा में जो कुछ डिसाइड हुआ था उसके हिसाब से एनएसए की मीटिंग होनी थी और उसमें सर्टेन इश्यूज डिस्कस होने थे। माफी चाहूंगा, बीच में रोकना पड़ रहा है, ये आपके लिए भी बड़ी खबर हो सकती है। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं सरताज अजीज भारत नहीं आएंगे, यानी कि कल जो पहला स्ट्रक्चर डायलॉग होने वाला था ऊफा की जॉइंट स्टेटमेंट के बाद, जो भारत पाकिस्तान की बातचीत की, रिश्तों की रिश्ते वापस पटरी पर आते दिख रहे थे, वो अब बातचीत नहीं होने वाली है। पाकिस्तान में हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। सूत्र हमें बता रहे हैं पाकिस्तान को भारत की कोई शर्त मंजूर नहीं है, यानी कि वो हुर्रियत से भी बातचीत करना चाहते हैं, पाकिस्तान के मसले को जोर शोर से उठाना चाहते हैं। और हमारे साथ पाकिस्तान से ही एक और पत्रकार गुलाम अब्बास जुड़ रहे हैं। गुलाम, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि सरताज अजीज नहीं आने वाले हैं, हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है पाकिस्तान में। आप क्या कुछ कर पाएंगे इसकी तस्दीक, या आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में इस समय जो एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसके बाद ऑफिशियल तौर पर स्टेटमेंट दिया जाएगा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो हमारे भी सोर्सेज हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है, बल्कि जो पाकिस्तान के एडवाइजर हैं फॉरेन अफेयर तारिक फातमी, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान किसी सूरत कंडीशनल डायलॉग नहीं करेगा, और अगर भारत की जानिब से ये शराइत रखी गई तो सरताज अजीज भारत का दौरा नहीं करेंगे। ऑफिशियल स्टेटमेंट तो थोड़ी देर में आ जाएगा, जो कि मीटिंग चल रही है, लेकिन अब ये चीज बिल्कुल साफ होती जा रही है कि तारिक फातमी की जानिब से ये स्टेटमेंट देना कि अगर कंडीशंस रखी जाती हैं जैसा कि रखी गई, और अब इस सूरत में सरताज अजीज जो है वो भारत नहीं जाएंगे। ऑफिशियल स्टेटमेंट का हमें इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन सूरत हाल अब तकरीबन साफ होती जा रही है। कल जो मुज़ाकरात के लिए सरताज अजीज ने नई दिल्ली पहुंचना था, शायद वो अब ना पहुंचे, और पाकिस्तान और भारत के बीच जो एक बादल है वो दोबारा मंडलाने लगे हैं खौफ के, और एक दोनों के दरमियान दोबारा दूरियां पैदा होना शुरू हो गई हैं इस तमाम इशू को लेकर के। और अब ये कहा जा रहा है कि भारत नहीं आएंगे, और साथ साथ आज जो एनएसए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने बोला था कि वो 3 डोजियर ला रहे थे रॉ के हवाले से। अब ये भी डिसाइड किया जा रहा है कि वो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके हैंड ओवर किए जाएं। उसके साथ साथ जब सितंबर में ये नवाज मोदी मुलाकात होगी यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली में, तो वहां पर भी उनके हवाले किए जाएं ये सारी चीजें। अभी तो वो तो दूर की कौड़ी हो जाती है गुलाम अब्बास, वो तो आप देखिए वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर जो आप हमें बता रहे हैं, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। भारत नहीं आएंगे पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज, बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं और यहां पर कोई शर्त भारत नहीं रख सकता है, यह दलील पेश की जा रही है मेहर। और वही बात मैं आपसे एक पत्रकार होने के नाते जानना चाह रहा था। ऊफा की जॉइंट स्टेटमेंट आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। जो उसका ऑपरेटिव पार्ट है वो तो आतंकवाद पर बात होनी थी, और क्या सिर्फ आतंकवाद पर बात होकर बात खत्म हो जाती? ये पोस्चरिंग हो गई क्या? एक जो सिलसिला बनता दिख रहा था, जो दरवाजे खुलते दिख रहे थे, वो फिर से बंद हो गए। आई थिंक ये जब भी गवर्नमेंट के जो फैसले होते हैं वो
उनके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन शुरू हो जाती है मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स भी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं उन चीजों से। ये सारी चीजें इन लोगों को ऑफ मीडिया डिस्कस करनी चाहिए थी। ये सारी बातें इन्हें डिप्लोमेटिक लेवल पे एक दूसरे से डिस्कस करनी चाहिए थी और उसके बाद पब्लिक के सामने लानी चाहिए थी। यहाँ तो सारा कुछ एक एक चीज डिसाइड मीडिया के सामने हुई है कि यहाँ क्या होना है और वहाँ क्या होना है और ये क्या होना है और वो क्या होना है। आई थिंक दैट्स वेरी इमेच्योर ऑन बोथ साइड्स। पर ऐसा नहीं लगा आपको मेहर जो सरताज अजीज और पाकिस्तानी निजाम से जो सरताज अजीज और पाकिस्तानी निजाम से जो आवाजें आ रही हैं कि नहीं पाकिस्तान कश्मीर के बिना बातचीत कैसे कर सकता है, ऐसा लग रहा है, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है मानो कि कल भारत और पाकिस्तान के बीच सारे मसले सुलझ जाने थे। ये तो शुरुआत थी ना, 1 साल का प्रोसेस फिर से शुरू हो रहा है। समझती हूँ कि नहीं होना चाहिए ऐसा कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया बात करने की बात करें तो जरूरी नहीं है कि हर इशू को उसी वक्त कहें कि सर ट्रीक को भी डिस्कस करें, सियाचिन को भी डिस्कस करें, ये भी करें वो भी करें, जरूरी नहीं है। मेरे जैसे लोग तो ये समझते हैं कि बातचीत शुरू होनी चाहिए। उसके बाद ऑफ कोर्स कश्मीर का why would anyone even think कि कश्मीर डिस्कस नहीं होगा या कश्मीर का कोई रिजॉल्व करने का कोई तरीका नहीं निकाला जाएगा। कैलिब्रेटेड अप्रोच भी होती है ना, अभी इतनी बात कर लेते हैं अगली बार कर लेंगे। आई एग्री, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि होना चाहिए था, कोई जरूरी नहीं है कि आई थिंक ये हर तरफ से इतना ज्यादा शोर मच गया और मीडिया और लोगों की बातें हैं। आई थिंक इट हैज ऑल बीन हाइप्ड इनटू अ वेरी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन। अगर वो कल नहीं आ रहे और ये बातचीत नहीं शुरू हो रही, बातचीत तो अब बंद हो गई है, दरवाजे तो बंद हो गए हैं। मेहर अजय, आपका टेक इस पर, सब कुछ जो हो रहा है अजय? अजय आपका टेक, बातचीत के दरवाजे बंद हो गए। देखिए संदीप जी, चिंता की बात यह है कि अभी सुधांशु जी बता रहे थे जिस तरह से, हाँ नहीं, हमारा टेक यही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने जो है बिना परिपक्वता का जो ये विदेश कूटनीति निभाया है, उससे देश को बहुत बड़ा नुकसान जरूर हुआ है। इसलिए कि जैसे आपने कहा कि हुर्रियत के बारे में, अब आप देख लीजिएगा कि हुर्रियत का कोई अहमियत नहीं थी। और सुधांशु जी ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी के समय में जब हुर्रियत को जो है पाकिस्तान उच्चायुक्त के बीच में मुलाकात होती थी तो उससे स्पष्ट हो गया था कि हुर्रियत का जो स्थान है कश्मीर के जनता के बीच में वो नगण्य के बराबर है। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद जिस तरह से इन्होंने हुर्रियत को कश्मीर में हीरो बना दिया, जिस तरह से इन्होंने पिछले बार जब वो उच्चायुक्त के पास आए थे और उनको रोका गया था तो अचानक उन्होंने जो पूरे कश्मीर घाटी में हुर्रियत को एक जो है संजीवनी के जो है मौका, संजीवनी के रूप में उनको जो फिर से जान दे दी। और इसीलिए एक तो उसकी विफलता, दूसरी बात है ऊफा में आप देख लीजिएगा कि ऊफा में जो बातचीत हुई थी उसमें जो है संसद अभी भी जो है अंधकार में है, देश के लोग अभी भी अंधकार में है। ये भारतीय जनता पार्टी तो एक तरफ ये बोलते हैं कि हम जो है एक शक्तिशाली सरकार है, मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन इन्होंने देशवासियों ना तो संसद को विश्वास में लिया ना देशवासियों को विश्वास में लिया। तीसरी बात है कि अगर पाकिस्तान, तो पूरे दुनिया में अगर पाकिस्तान का क्या स्तर है और भारत का क्या स्तर है, हम सब लोग जानते हैं कि भारत का स्तर बहुत ऊंचा है। लेकिन इस बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने ये भारत और पाकिस्तान का तू में भारत का जो जिस तरह का शबीयत, जिस तरह का गरिमा थी, उसे जरूर नुकसान पहुंचा दिया गया है। और तो भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त की जो बड़ी खबर है, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के दरवाजे फिर बंद हो गए हैं। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरताज अजीज नहीं आने वाले हैं भारत। वैसे भी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज आधी रात तक की डेडलाइन रखी थी। अब भारत नहीं आने वाले हैं सरताज अजीज। आड़े आया हुर्रियत, आड़े आया कश्मीर का मुद्दा। लेकिन क्या ये निट पिकिंग हो रही है, चेरी पिकिंग हो रही है? इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। एक और खास मेहमान संघ के विचारक राकेश सिन्हा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन मेहर तरार, मैं आपसे सवाल यह पूछना चाहूंगा कि ऊफा में जो ये तैयारियां की गई, और देखिए बातचीत की जो पहल है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोशिश
नवाज शरीफ ने पहले जब वो प्रधानमंत्री थे नहीं की थी। ऐसी कोशिशें, मैं 1 मिनट अजय, 1 मिनट में आ रहा हूं, ये कोशिश पहले नहीं हुई। उफा में जो कोशिश हुई और उफा से आते आते उसके बाद सरताज अजीज का कि नहीं 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 कश्मीर पे भी बात हुई है, वो लिखा नहीं वगैरह वगैरह, इस तरह की पोस्चरिंग होने लगी। तो क्या मैं ये मानूं कि नवाज शरीफ, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इरादे तो नेक थे, बातचीत के थे, लेकिन डीप स्टेट आड़े आ गया, ISI, आर्मी, वो आड़े आ गए कि अरे भैया ये क्या भाईचारे की बात करने लगे, क्यों करने लगे, हासिल क्या है? उसके बारे में भी सरदार अजीज साहब ने आज कहा है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी ने नवाज शरीफ साहब के फैसले को इफेक्ट किया है। लेकिन बात यह है कि ये सारा कुछ बहुत ज्यादा, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा बात हाइप हो गई है। इनको मिलना चाहिए था, टेरर इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए था, क्योंकि टेरर इश्यूज का बैकग्राउंड आते जाते किसी ना किसी तरीके से जुड़ जुड़ा के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में आउटस्टैंडिंग इशू जो जितने हैं वो सारे आज आपके कश्मीर पर जाके रुक जाते हैं ना। सुनर और लेटर उस पर तो बात कोई भी इनकार नहीं कर रहा, ना इंडिया किया ना पाकिस्तान को भी होना चाहिए कि इंडिया बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं आई बिलीव कि ये इम्प्रेशन है कि इंडिया जब भी बात करता है इट्स ऑलवेज अबाउट पाकिस्तान, और पाकिस्तान के की तरफ से जो वो समझते हैं जो जो एक्टिविटीज इंडिया में पाकिस्तान करता है, स्ट्रेस है। और जो पाकिस्तान का जो भी इशू है अभी इंडिया तो हाईलाइट नहीं होने देते, वो हाईलाइट नहीं हो। आपके साथ पूरी बातचीत ढंग से हो नहीं पा रही है, कनेक्शन में थोड़ी शायद दिक्कत है मेयर, मैं वापस कनेक्शन ठीक करके आपकी तरफ आता हूं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान पर ये उंगली उठाते हैं राकेश सिन्हा कि आपकी डोमेस्टिक कंपल्शन आड़े आ गई, फिर वही वो AAA, अब अमेरिका तो हटा दो तो अल्लाह और आर्मी, ये चीजें, मैं आ रहा हूं अजय, मैं बिल्कुल आपको पूरा मौका दूंगा। अभी आए हैं राकेश, अजय अभी राकेश जुड़े हैं, तो 1-2 सवाल करने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। उनकी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं पोस्चरिंग में, इसमें कतई कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन हमारे यहां भी डोमेस्टिक कंपल्शंस थोड़ी आड़े आने लगी क्या? मुझे याद नहीं पड़ता, मेरा इतना तजुर्बा नहीं है, मुखर्जी साहब हैं यहां पर, आपका तजुर्बा है, आप स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, तमाम चीजों को बड़ी बारीकी से देखते हैं। फॉरेन पॉलिसी इस तरह से प्ले आउट होती नहीं दिखी कि A फॉर एप्पल, B फॉर बैट की जो ये डिप्लोमेसी की क्लास चलने लगी है, ये कभी नहीं होता दिखा है। डिप्लोमेसी तो चीजें चुपचाप हो जाती हैं, बंद कमरे में हो जाती हैं, फैसला होता है तब जाकर पता लगता है। तो संदीप जी, उससे पहले मैं मेहर तरार की बात पर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि मेहर तरार की बात में बहुत सेंस है। सेंस इसलिए है कि मेहर तरार पाकिस्तान के उस 4 से 5% जो मिडिल क्लास है, पाकिस्तान में बहुत कम मिडिल क्लास है, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। और 2003 से 2015 तक में 31,000 सिविलियन टेररिज्म, सिर्फ टेररिज्म के कारण मारे गए। यदि टेररिज्म को एक्सटेंड कर दें तो इसकी संख्या 51,000 है। और दूसरी एक छोटी सी बात उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि पाकिस्तान अब तक ISI और आर्मी, इन दोनों का दबाव वहां के सिविल लीडरशिप पर था। अभी एक नया तत्व आया है जिससे पाकिस्तान का मिडिल क्लास बहुत डरा हुआ है, वो ISIS है। अब ये आर्मी के हाथ से ISIS के हाथ में ये चीजें जा रही हैं, ये नवाज शरीफ भी महसूस कर रहे हैं। यही कारण था कि उफा के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहली बार भारत पाकिस्तान के किसी ज्वाइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का नाम नहीं था। ये डिप्लोमेटिक सक्सेस को पाकिस्तान ने नहीं पचा। पर अंदरूनी राजनीति अंदरूनी राजनीति, पर हमारी अंदरूनी राजनीति का क्या? मैं अंदरूनी राजनीति, अभी दुबई में प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई बातचीत के अलावा कोई और तरीका नहीं है। अब बातचीत में हम भी तो जिद पर अड़े हैं ना, इसमें बिहार पॉलिटिक्स भी प्ले आउट नहीं। देखिए मैं इतना जानता हूं कि पोस्चरिंग हो रही है। देखिए चाहे हम मुंह तोड़ जवाब दे देंगे तो जाकर हुंकार भर सकते हैं। संदीप जी, प्रधानमंत्री कल आप भी हो जाएंगे। हाँ। तो कश्मीर के मुद्दे पर यदि पाकिस्तान कहेगा कि हम बात करेंगे और घोषित रूप से बात करेंगे तो आप भी स्वीकार नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान उफा की, देखिए कंपोजिट डायलॉग कभी होता और उसमें कोई बात उठती, किसी भी संप्रभु राष्ट्र को चाहे गलत ही बातें उठाने का अधिकार है, हम संप्रभुता का सम्मान करते हैं। लेकिन यदि जहां पर एक जुडिक्शल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आगे नहीं आ रही, हाँ वो आया क्या आज अजय जी यहाँ बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने 2 बयान दिया जो बहुत ही घातक है। एक पहला बयान यह आया कि रॉ भारत की विदेश नीति तय कर रही है। पाकिस्तान एक पैरेलल क्रिएट करना चाह रहा है कि जैसे ISI है वैसे रॉ है, आप उसके हथकंडा बन गए। दूसरा, आज कपिल सिब्बल ने जो बयान दिया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है कि अल्टीमेटम नहीं देना चाहिए। सवाल तक भारत के विदेश मंत्री के पास दूसरा क्या रास्ता है?
है। और तीसरी बात कि जो मेहर तरार कह रही थी, देखिए नहीं, अजय को रिस्पॉन्ड करने तीसरी एक छोटा सा जोड़ दूं, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में मीडिया को अब बाहर नहीं कर सकते। अमेरिका की भी डिप्लोमेसी आज मीडिया में, पर मीडिया थोड़ा डिसाइड करता है डिप्लोमेसी को। मेहर तरार जैसे हम थोड़ा यहाँ चीज चिल्लाकर भारत पाकिस्तान के रिश्ते ठीक कर देंगे, ये मुगालता कम से कम मैं नहीं पाता। मेहर तरार कह रहे थे कि मीडिया डिस्कशन ने इसको सबोटा, मीडिया डिस्कशन का इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान विक्टिम है अपने इंटरनल पॉलिटिक्स का। जी अजय, आपका रिस्पॉन्स, दो गंभीर आरोप लग रहे हैं आप पर। अजय, अब आपकी बारी है, अब आप शांत हो गए, यह आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक? इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं लगता है। संदीप जी, पता नहीं आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है क्या? आ रही है, बोलिए। नहीं, क्योंकि हमको आवाज नहीं आ रही थी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है, अब बोलिए। राकेश जी इतना कूदिए मत, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। राकेश जी को मैं कहना चाहूंगा कि दिक्कत क्या है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में क्या है कि देश के नाम पर अपने जो इमेज तराशने का चमका। दिक्कत क्या है कि बीजेपी और आरएसएस के नेता लोग को एक ही बीमारी है कि देश के नाम पर अपने इमेज को चमकाने का। यदि आप देख लीजिएगा तो जिसे दुबई में इस तरह से देश की कूटनीति नहीं चलती है। और आप बताइएगा कि देश ने जो विदेश नीति जो है, सरकार बदलते जाए लेकिन वो लगातार चलती है देश की सुरक्षा के मामले में, देश का विकास के लिए। एक मिनट, देश के विकास के लिए जो मामले जो सामने रखने चाहिए वो कंटिन्यूस है, वो कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए अजय जी आपने बहुत बात कर दी, आपने हमें डिप्लोमेसी सिखाया। एक जवाब दे दीजिए। भारत का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और पाकिस्तान जाकर उन्होंने कहा बलूचिस्तान के मामलों में भारत का हाथ है। कोई भारत का प्रधानमंत्री ऐसा कह दे पाकिस्तान की भूमि पर जाकर, ये डिप्लोमेसी है? नहीं, शर्म शेख की बात कर रहे हैं, पर ये नहीं कहा था। अरे एक तरह उन्होंने मान लिया था, भारत के प्रधानमंत्री का इतना बयान नहीं काफी है। वो ये स्पिन डॉक्ट्रिन हो जाएगी। और क्या है, बीजेपी पाकिस्तान में देहाती दुल्हन का अपमान किया था, क्या हिम्मत है पाकिस्तान की? आप किस डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं? पहुंचाया है देश के नाम पर आपने ही अपना इमेज चमकाई है, देश के नाम पर ही तो चमकाया जाता है। आप तो परिवार के नाम पर चमका रहे हैं कि आज टीवी में भारत और पाकिस्तान अरे आप परिवार के नाम पर अपना इमेज चमका रहे हैं। हम देश के लिए काम करके इमेज चमकाने की तो प्रवृत्ति होनी चाहिए। देखते नहीं थे, नहीं, लेकिन आपने क्या किया है? चिड़चिड़ाहट नहीं करते हैं ये कूटनीति के चलते अजय, एक सवाल का जवाब दीजिए। अजय, ये देखिए, ये जब चीख चिल्लाहट होने लगती है ना, डिप्लोमेसी दरअसल पॉस्चरिंग का मामला नहीं है। देखिए, अभी बहुत वक्त मिलेगा ना, बिहार में करिएगा पॉस्चरिंग, खाटी राजनीति करेंगे। मैं भी पूरे तीखे और कड़वे और चटपटे सवाल पूछूंगा। अजय सुनिए तो, अजय सुनिए, राष्ट्रीय सलाहकार क्यों बात कर रहे हैं? अजय सुनिए तो, देखिए डिप्लोमेसी में तू मैं क्यों करें, थोड़ी संजीदगी से बात कर लेते हैं। मेरा सवाल सर ये है, आप भी तो नेटपिकिंग कर रहे हैं ना विपक्ष में आने के बाद। कम से कम फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति एक ऐसी नीति रही है, और मुखर्जी साहब मेरे साथ यहां बैठे हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि इसे लेकर भारत में सरकारें चाहे बदल जाएं, विदेश नीति नहीं बदली। इस पर अमूमन आम सहमति, अमूमन नहीं, हमेशा आम सहमति, सर्वसम्मति रही है, एक कंटिन्यूटी रही है। उसे क्यों तोड़ रहे हैं अजय? इसका जवाब देंगे? दिक्कत क्या, संदीप जी, दिक्कत क्या हो रही है कि कांग्रेस ने बार बार प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि जैसे उफा में जो बातचीत हुई थी, न संसद को मालूम है न देशवासियों को मालूम है। उनके प्रवक्ता पूरे टीवी चैनल में आकर इतने डिंडोरा पीटने लगे कि पहली बार इतिहास में हुआ है, पहली बार इतिहास में हुआ है। इतने बट बोलापन, और आप स्थिति आप देख लीजिए, आपके सामने स्थिति है। आप बताइएगा, उफा में इनके प्रवक्ता हर चैनल में आए, राकेश सिन्हा जी भी आप उसमें जरूर शामिल हुए होंगे, सब बोले कि इतिहास से पहली बार कश्मीर की चर्चा नहीं हुआ। अब बताइएगा कि हुर्रियत को च्यवनप्राश कौन खिला रहा है? तो जिस तरह से हुर्रियत को जो है फिर से जीवन दान इन लोग ने दे दिया है, जिस तरह से पूरे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम लोग की जो है बदनामी हो रही है, इसके लिए तो वर्तमान सरकार जिम्मेवार है ना जी। सुधांशु, इसका जवाब देंगे? मतलब विदेश नीति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका डिंडोरा पीटते फिरे। समझौते जो होते हैं, बातचीत जो होती है, वो बड़ा बोरिंग, बड़ा एक लॉन्ग वाइंडिंग प्रोसेस होता है। बातचीत ऐसे नहीं कि मेज पर गए
और चट मंगनी पट ब्याह हो गया। ऐसे तो होता नहीं है ना डिप्लोमेसी में, पर ढिंडोरा पीटने की कुछ आदत हो गई है क्या? और विदेश नीति भी अब उसमें आ गई। संदीप जी, जो अजय जी ने बोला, क्या उससे यह बात प्रतिध्वनित नहीं हो रही है कि उनका भाव यह है कि हुर्रियत से बात होने देनी चाहिए थी? यदि उनका भाव यह है तो बड़ा विचित्र है। यानी उनको इतना महत्व मिले कि भारत की धरती पर आकर और विदेशी राजनयिक भारत के साथ की एनएसए के साथ होने वाली वार्ता से पहले एजेंडा सेट करने के लिए मिले, तो उनके हिसाब से यह महत्व देना नहीं है, रोकना महत्व देना है। दूसरी बात जो राकेश सिन्हा जी ने कही, मैं उसकी तरफ आता हूं। आज कांग्रेस की स्टेटमेंट में वाकई ये बहुत आपत्तिजनक बात है, जो कह रहे हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कौन तय कर रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान में दो फोर्सेस है, फंडामेंटलिस्ट ऑफ मौज, जो वार्ता को डिरेल करना चाहता है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस अपने को उस भूमिका में यहां पे क्यों लाना चाह रही है। तीसरी बात, दुबई का प्रसंग आया, संदीप जी आपकी बात में भी और अजय कुमार जी की बात में भी। अजय जी कृपया शांत हो जाए, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। देखिए, दुबई में एक महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस बोल रही है भारत के प्रधानमंत्री ने जाकर वहां एलानिया तौर पे यह बोला जी कि आतंकवाद को लेकर शब्द था, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वहां की सरकार ने समर्थन किया। देयर कैन नॉट बी ए गुड तालिबान और बैड तालिबान। ये संदर्भ यह महत्वपूर्ण है कि तालिबान की सरकार को किसने मान्यता दी थी? सिर्फ 3 देशों ने, पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई। अगर यूएई की धरती पर जाकर आतंकवाद अच्छा लगे या बुरा लगे ये बात कही, और गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात कही, भारत को परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में सीट देने की बात कही, तो ये मैं पाकिस्तान के संदर्भ में भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर देखता हूं। जो कांग्रेस ये कह रही है परिपक्व नहीं थी, अरे मील का पत्थर बताया जा रहा है सुधांशु। देखिए, ये ऐतिहासिक मील का पत्थर, मुंह तोड़ जवाब, 2 टूक बता दिया वगैरह। 1 मिनट अजय सुनिए तो, देखिए शिवशंकर साहब यहाँ बैठे हैं। आप क्या बात कह रहे हैं? आप यूएई में आप डिरेल कर रहे हैं जो है एलओसी सामान्य नहीं कर सकते। मैं मंदिर को नहीं अजय, 1 मिनट मैं सिर्फ अभी मुखातिब हूँ शिवशंकर मुखर्जी साहब से। प्लीज यूएई कह रहा है कि हम आपका सिक्योरिटी ठीक है, हो गया, ठीक है। मुझे एक चीज बताइए सर, मैं लास्ट कमेंट आपसे चाहता हूं ताकि थोड़ी सेंस मिले। विदेश नीति को लेकर इस तरह की पोस्चरिंग, उसमें डोमेस्टिक कंपल्शंस उधर भी इधर भी, और अब जबकि बातचीत के दरवाजे बंद हो गए और बताया जा रहा है ये मील का पत्थर है, ये तो ऐतिहासिक हो गया, हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, आगे क्या? हम अपनी ज्योग्राफी तो बदल नहीं सकते, पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। तो लेकिन रियलिटी से डील करना पड़ेगा। हाँ। रियलिटी ये है, मेहर जी ने जो कहा उससे मैं सहमत हूं। ये जो नॉन स्टॉप 24/7 माइक्रोस्कोपिक अटेंशन और जो मीडिया में होता है और जो हाइप होता है मीडिया में, इसको कोई पॉलिटिशियन इग्नोर नहीं कर सकता, और इसीलिए एक ये विशेष साइकिल बन जाता है। किंतु उनसे डिफर इतना करूंगा कि ये अगर ना हो तो भी शायद गलत हो, क्योंकि मीडिया के बिना पब्लिक ओपिनियन का जो पर देयर इज ऑलवेज अ लिमिट ना, एक लक्ष्मण रेखा होती है ना। लक्ष्मण रेखा कीप शिफ्टिंग। एक और बात अभी बात में आ रही थी, कंसिस्टेंसी की बात हो रही थी फॉरेन पॉलिसी की। देखिए, फॉरेन पॉलिसी के 2 फंडामेंटल्स हैं। नंबर 1, फॉरेन पॉलिसी इज द परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हित को के लिए जो भी करना है इन योर डीलिंग्स विद इंटरनेशनल वर्ल्ड, वो है फॉरेन पॉलिसी, दैट्स इट। दूसरी बात यह है सरकार कंसिस्टेंसी, जैसे एमरसन ने कहा था, A foolish consistency is the hobgoblin of small mind. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लेकिन फूलिश कंसिस्टेंसी नहीं। अब ये कह रहे थे कि आपने सवाल किया था कि हुर्रियत को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। सर नॉट इवन रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उसको काउंटर करना पड़ता है सरकार को। चाहे उसको क्रिटिसाइज किया जाए कि आप अननेसेसरीली उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मुझे तो बस, मैं खत्म करता हूं क्योंकि सो मेनी एस्पेक्ट्स, टाइम नहीं है। मुझे बस इस बात का इस पे खुशी है कि एक सिर्फ हुर्रियत के बारे में बात कर रहा हूं कि सरकार ने डिसीजन लिया कि
इनसे ये कोई स्टेक होल्डर नहीं है। पाकिस्तान के साथ जो टॉक्स हो रही है टेररिज्म के ऊपर, इनमें इनका कोई वो नहीं है। पाकिस्तान अपने रीजंस के वजह से, अपने पॉलिसीज के वजह से इंडिया को एम्बेरस करने और दावत का न्योता देना है तो बात करने में हम नहीं करने देंगे। मुफ्ती और मोहम्मद दृढ़ता सईद को से बुलाइए, निर्मल सिंह को बुलाइए। और हाँ जी, और दृढ़ता से उस पे काफी क्रिटिसिज्म हुए कि आप उनको अरेस्ट करेंगे, इमेज खराब होगा, ये वो, लेकिन दृढ़ता से उस पर डटे रहे। मैं ये कहता हूँ ये ठीक किया। बहुत बहुत शुक्रिया शिवशंकर मुखर्जी। राकेश सिन्हा, मेहर तरार ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, कनेक्शन में दिक्कत आ रही थी, लेकिन साफ गोई से आपने बात की। अजय कुमार, सुधांशु त्रिवेदी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऐतिहासिक लम्हा है या अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। भारत और पाकिस्तान हमेशा पड़ोसी रहने वाले हैं। एक दूसरे को दुख देते रहेंगे या सुख भी दे सकते हैं, या कम से कम आराम से रह सकते हैं सभ्य तरीके से। आने वाला वक्त गवाही देगा ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी या ये मुंहतोड़ जवाब था। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।